रात का समय था। एक जहाज समंदर में हिचकोले खा रहा था। तभी एक व्यक्ति चिल्लाता हुआ यात्रियों से बोला, जल्दी जल्दी करो, ये जहाज डूबने वाला है। जहाज में छेद हो चुका है, जल्दी करो। ये सुनकर तनु बुरी तरह से घबरा गई और अपने पति आकाश से बोली, आकाश, हमारा क्या होगा अब? क्या हम अभी मर जाएंगे? नहीं तनु, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो देखो, वो सामने एक अंकल सेफ्टी जैकेट बांट रहे हैं ना। बस हमारे भी हाथ आ जाए तो हम भी कूद जाएंगे। तभी सामने वाला अंकल चीखते हुए बोला, सेफ्टी जैकेट खत्म हो चुके हैं, शायद अब कोई नहीं बचेगा। ये कहता हुआ वो एक मोटर बोट पर बैठा और समुद्र से दूर निकल गया। अचानक जहाज में आग लग गई। आकाश, अब क्या होगा? तुम्हें पता है ना, मुझे पानी से डर लगता है। तभी जहाज के एक कमरे से निकलकर मोना तनु और आकाश से बोली, अरे, इसमें रोने की क्या बात है? वो देखो, सामने एक सेफ्टी बोट है, तुम दोनों इसमें बैठकर चले जाओ। ये कहते हुए मोना ने वो सेफ्टी बोट समुद्र में फेंकी और तनु और आकाश को रवाना कर दिया। ये देखकर मोना के दो दोस्त अमित और सुमित गुस्से से लाल पीले हो गए। क्या पागल हो तुम? अब हम क्या यहाँ मरते रहें? एक ही तो सेफ्टी बोट थी और वो तुमने उन्हें दे दी। मोना ने 2 सेफ्टी जैकेट अमित और सुमित की ओर फेंक दी। ये सेफ्टी जैकेट मैंने चुरा कर रखा था, जल्दी से इन्हें पहनकर समुद्र में कूद जाओ। लेकिन मोना, तुम क्या करोगी? मेरी चिंता मत करो, अपनी जान बचाओ। वो दोनों तुरंत समुद्र में उतर गए। तभी अचानक धुआं बढ़ने लगा। तभी मोना की नजर एक कोने में पड़ी सेफ्टी बोट पर चली गई। मोना बिना टाइम गवाए उसमें कूद गई। सेफ्टी बोट बिना किसी लक्ष्य के एक सुनसान से टापू की तरफ बढ़ने लगी और वो थोड़ी ही देर में एक सुनसान टापू पर थी। ओह माय गॉड! मेरे साथ तो आसमान से गिरा खजूर पर लटका वाली कहावत हो गई है। ये तो बहुत ही सुनसान टापू लगता है, यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी? तभी मोना के कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। चिंता मत करो, अगर किस्मत अच्छी रही तो यहाँ से बाहर निकल जाओगी, और अगर अच्छी नहीं रही तो मुश्किल है। वैसे यहाँ एक बार जो आता है वो बाहर नहीं जा पाता। मोना ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके सामने ब्लैक कोट पैंट पहने एक सुंदर सा लड़का खड़ा हुआ उसे घूरे जा रहा था, जिसकी आंखें नीले रंग की थी। कौन हो तुम और इस सुनसान टापू पर क्या कर रहे हो? मेरा नाम एंडी है। वैसे ये सवाल मुझे करना चाहिए कि तुम इस सुनसान टापू पर क्या कर रही हो, क्योंकि ये टापू तो मेरा घर है। मुझे मेरी बदकिस्मती यहाँ ले आई। लगता है तुम भी उन चारों की तरह बदकिस्मत हो जो कल रात भटक कर यहाँ आ गए थे। कौन है वो? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। कहीं वो मेरे चारों दोस्त तो नहीं? चलो मेरे साथ। एंडी मोना को घने जंगलों की ओर ले जाने लगा। ये तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अगर मुझ पर भरोसा हो तो मेरे साथ चलती जाओ, और अगर नहीं हो तो तुम्हारी मर्जी। वैसे मुझ पर भरोसा नहीं करना तुम्हारे लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। वो कैसे? तुम इस आइलैंड पर नई हो, यहाँ पर जिंदा रहना आसान नहीं है। खाने के लिए भी बहुत जूझना पड़ता है। मोना एंडी के साथ काफी देर तक जंगलों के बीच चलती रही। तभी उसे दूर से एक बहुत पुराना कॉटेज बना हुआ नजर आया। इस टापू में इतना पुराना कॉटेज कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना कि ये टापू एक तरह से मेरा घर है। चलो अंदर चलते हैं। एंडी और मोना उस कॉटेज के अंदर चले गए। मोना को उसके चारों दोस्त दिखाई दिए। हमें तो लगा था कि मैं जहाज में या तो जलकर मर गई हूँ या समुद्र में डूबकर मर गई हूँ। वो तो भला हो एंडी का जो हमें इस टापू पर मिल गया, नहीं तो हम इस वीरान टापू पर हमेशा भटकते रहते। मोना एंडी की ओर देखकर बोली, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। ये तुम्हारा शहर नहीं है, एक वीरान टापू है। मैंने कहा था ना कि यहाँ पर खाने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। तुम में से किसी एक को मेरे साथ चलना होगा। तभी आकाश एंडी की ओर देखकर बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बोलो कहाँ चलना है?
वैसे भी यहाँ बैठे बैठे मैं बोर हो चुका हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर समुद्र के पास, क्योंकि मछलियाँ हमें वहीं मिलेंगी। आकाश एंडी के साथ उस कॉटेज के बाहर आ गया। एंडी आकाश को समुद्र के किनारे ले गया। रात हो चुकी थी और समुद्र के चारों ओर ठंडी हवाओं ने अपना कब्जा जमा लिया था। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुम मछली को पकड़ोगे कैसे? तुम्हारे पास तो मुझे कोई कांटा भी नजर नहीं आ रहा। आकाश ने इतना कहा ही था कि तभी एंडी उस समंदर में कूद गया। ये देखकर आकाश के हाथ पैर फूल गए। कुछ ही सेकंड्स में एंडी समुद्र से बाहर आ गया। उसके हाथ में 2 बड़ी बड़ी मछलियां थी, मगर उसकी आंखें रात के अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थी। तुम्हारी आंखें अचानक इतनी चमकने कैसे लगी? ऐसा लगता है जैसे किसी ने नीला बल्ब लगा दिया हो। तभी उस आइलैंड में अजीब तरह की भयानक आवाज गूंजने लगी। ये आवाजें कैसी हैं? जहां तक मैं जानता हूँ इस आइलैंड पर तो हम 5 ही हैं ना? वैसे तो इस आइलैंड पर बहुत लोग हैं, लेकिन अगर तुम समझते हो कि इस आइलैंड पर सिर्फ हम ही 5 लोग हैं, तो ये सही नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, अब हम 5 से 6 हो जाएंगे। इतना बोलते ही एंडी के चेहरे पर अचानक झुर्रियां बढ़ने लगी और वो एक बहुत ही डरावनी शक्ल में परिवर्तित हो गया। आकाश कांपता हुआ बोला, कौन हो तुम? शिकारी, मौत का शिकारी। इतना बोलकर एंडी अपने भयानक रूप में आ गया और बिजली की रफ्तार से ठीक आकाश के पीछे खड़ा हो गया। उसके दांत अचानक लंबे और बड़े आकार के हो गए। एक ही झटके में उसने अपने दोनों दांत आकाश की गर्दन में गाड़ दिए। आकाश की भयानक चीख उस आइलैंड में गूंज गई। इधर तनु कॉटेज के अंदर इधर उधर बेचैनी से टहल रही थी। तुम्हारे इस तरह टहलने से क्या हो जाएगा? मोना, उन दोनों को गए हुए काफी देर हो गया है। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कम ऑन यार, ये आइलैंड हमारा घर नहीं है। हो सकता है कि अभी उन्हें कोई शिकार मिला ही ना हो। सुमित सही कह रहा है तनु, हम फिजूल की टेंशन ले रहे हैं। अमित ने इतना कहा ही था कि तभी एंडी और आकाश कमरे के अंदर आ गए। आकाश के हाथ में 2 बड़ी बड़ी मछलियां थी। ओह माय गॉड, ये मछलियां तो काफी बड़ी हैं। तो फिर जल्दी करो, देर मत करो, इन्हें फ्राई करो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मोना के कहने पर तनु ने तुरंत उस कॉटेज के किचन में जाकर मछलियों को फ्राई करके अपने दोस्तों के सामने रख दिया। तभी आकाश फ्राई की हुई मछली पर बुरी तरह से झपट पड़ा और वो उन मछलियों को ऐसे खाने लगा जैसे कि वो बरसों का भूखा हो। तुम ये क्या कर रहे हो आकाश? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? आकाश भारी आवाज में मोना की ओर देखकर बोला, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आकाश का बिहेवियर सभी दोस्तों को बहुत अजीब लगने लगा। मोना आहिस्ता से सुमित की ओर देखकर बोली, तुम्हें आकाश के अंदर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा? मोना, सिर्फ परिवर्तन ही नहीं बल्कि बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। तुमने आकाश की आंखें नहीं देखी? उसकी आंखें तो ब्राउन थी ना, लेकिन गौर से देखो, उसकी आंखें हूबहू बिल्कुल एंडी की तरह नीली हो गई हैं। अचानक मोना को वहाँ पर सब कुछ असामान्य लगने लगा। मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इधर आकाश जानवरों की तरह मछलियाँ खाए जा रहा था कि तभी एंडी मुस्कुराते हुए आकाश से बोला, तुम्हारी भूख अब इंसानों वाले खाने से नहीं मिटेगी मेरे दोस्त। अब तो तुम भी हम में शामिल हो गए हो। आकाश भारी आवाज में एंडी से बोला, तो फिर मुझे जल्दी बताओ, अब तुम्हारी भूख इंसानी खून से मिटेगी। एंडी ने इतना कहा ही था कि तभी आकाश के दांत बड़े हो गए और अगले ही क्षण उसने उन्हीं दांतों को अपनी पत्नी तनु की गर्दन में गाड़ दिए। तनु की चीख पूरे कॉटेज में गूंज गई। ये देखकर मोना, सुमित और अमित के हाथ पैर फूल गए। तुम दोनों देख क्या रहे हो? लगता है हम किसी गलत आइलैंड पर फंस गए हैं। मोना और सुमित बड़ी ही फुर्ती से बाहर की ओर भागे। बिजली की रफ्तार से एंडी ने अमित को दबोच लिया और अमित की चीख उस कॉटेज में गूंज गई। मोना और सुमित दौड़ते हुए कॉटेज से काफी आगे निकल आए।
मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि आकाश ने अपनी ही पत्नी को मार दिया। मोना, तुमने देखा नहीं? वो आकाश नहीं बल्कि पिशाच लग रहा था। सुमित ने इतना कहा ही था कि तभी पूरा आइलैंड अजीब सी आवाजों से गूंज उठा। ये कैसी आवाजें हैं? ऐसा लग रहा है जैसे इस आइलैंड पर कई सारे पिशाच जमा हो गए हो और हमारी ओर ही आ रहे हो। हमें यहाँ से भागना होगा मोना। सुमित और मोना बड़ी ही फुर्ती से अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगे। तभी अचानक आकाश, अमित और तनु उन दोनों के सामने आकर खड़े हो गए। दोनों की आंखें गहरी और नीली थी। तभी जंगल से अचानक बहुत ही भयानक चेहरे वाले पिशाच जैसे दिखने वाले लोग उन चारों के इर्द गिर्द खड़े हो गए। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है तनु? और तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो? तभी मोना के कानों में एंडी की आवाज टकराई, जो अचानक मोना के सामने आ गया। क्योंकि अब ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, बल्कि ये अब मौत के शिकारी बन चुके हैं। ये आइलैंड नहीं है, बल्कि मौत के शिकारियों का घर है और मैं इन मौत के शिकारियों का किंग हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जहाज ऐसे ही डूब गया? क्या कहना चाहते हो तुम? जब भी कोई जहाज हमारे इस मौत के शिकारी के आइलैंड के पास से गुजरता है तो मैं उस जहाज में छेद कर देता हूँ और उसमें आग लगा देता हूँ। जो लोग जलकर मर जाते हैं वो मेरे इन पिशाचों की खुराक बनते हैं और जो जिंदा बच जाते हैं वो पिशाचों के इस किंग की यानी मेरी खुराक बनते हैं, जो मेरे ही जैसे स्मार्ट मौत के शिकारी बनते हैं। चिंता मत करो, कुछ ही देर बाद तुम दोनों भी मौत के स्मार्ट शिकारियों में शामिल हो जाओगे। अचानक से मोना और सुमित के सामने एंडी, आकाश, तनु और सुमित बहुत ही तेजी से उन दोनों के करीब आ गए। कुछ ही सेकंड्स में मोना और अमित की चीखें उस आइलैंड में गूंज गई और फिर उस आइलैंड में सन्नाटा छा गया। दीनापुर गांव के पास एक बड़ा जंगल था। कुछ लोग जंगल से फल फूल इकट्ठा करके लाते थे और उन्हें गांव के बाजार में बेच देते थे। संपत और उसका 15 साल का बेटा आशु भी यही काम करते थे। वे जंगल से फल फूल आदि इकट्ठा करके लाते थे और उन्हें गांव के बाजार में बेच देते थे। एक दिन संपत और आशु दोनों जंगल में फल फूल इकट्ठा कर रहे थे कि तभी उन्हें दूर एक भेड़िया दिखाई दिया। बापू, वो देखो भेड़िया। अरे ये तो सच में भेड़िया है। और तू जरा पीछे रहना बेटा, ये आगे आया तो इसे मैं अपने आप संभाल लूंगा, समझा? संपत ये कह ही रहा होता है कि तभी आसमान में अचानक से बादल घिर आते हैं और तेज बारिश होने लगती है। आशु को ये बहुत ही अजीब घटना प्रतीत होती है और इसलिए वो कहता है, बापू कि ये अचानक से बारिश भी होने लगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, कुछ अजीब तो घट रहा है, पर तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। बापू, भेड़िया तो हमारी तरफ ही आ रहा है, तू डर मत, आने दे। भेड़िया जैसे ही उनके निकट आता है तो वो अचानक एक खौफनाक पिशाच में बदल जाता है। लाल लाल अंगारों जैसी आंखें और लंबे दांत। उसे देखते ही संपत चीख उठता है। आशु, आशु तू भाग बेटा, और जल्दी से भाग, ये तो पिशाच है और तू इस पिशाच से अपनी जान बचा। मुझे उसकी नहीं, तेरी जरूरत है। मुझे खून पीना है, खून। मैं तेरे शरीर से खून की हर बूंद पी जाऊंगा। यह कहते हुए पिशाच संपत को गर्दन से दबोच लेता है और उसके शरीर से सारा खून पी जाता है। इस तरह संपत मर जाता है और पिशाच उसे जमीन पर लुढ़का देता है। उधर आशु भागते हुए गांव में जा पहुंचता है। अरे जंगल में पिशाच घूम रहा है, उसने मेरे बापू को पकड़ लिया है। मेरे साथ चलो, मेरे बापू को पिशाच से बचाओ। आशु से यह खबर मिलते ही गांव वाले जंगल की तरफ दौड़ते हैं। सबके हाथों में लाठी डंडे थे, लेकिन जंगल में पहुंचने पर उन्हें संपत की लाश ही मिलती है। पिशाच तो उसे मारकर कहीं गायब हो चुका था। बापू, उस पिशाच ने मेरे बापू को मार डाला।
मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं भी उसे मार डालूंगा। उस दिन के बाद से पूरे गांव में ही पिशाच का खौफ फैल जाता है। पिशाच रातों को गांव में भी घुसना शुरू कर देता है और जिसका भी उससे सामना होता है वो मारा जाता है। पिशाच उसके शरीर का सारा खून पीकर उसे मौत के घाट उतार देता है। कितना गर्म खून है इसका। सच में बहुत मजा आ रहा है। अब तो इस गांव के हर आदमी का खून पी जाऊंगा। एक दिन जंगल से गुजरने वाली सड़क से कुछ व्यापारी शहर की तरफ जा रहे थे कि तभी आओ, तुम सब एक एक करके मेरे पास आओ। मुझे तुम्हारा खून पीना है। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमारा खून मत पियो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें माफ कर दो। खून तो मैं पीऊंगा, तुम सबका खून पीऊंगा। यह कहकर पिशाच उन सबका खून पीने के लिए एक एक को बारी बारी से गर्दन से दबोचने लगता है और उन्हें मार डालता है। अरे सुनो, आज उस पिशाच ने कुछ व्यापारी लोगों को मार डाला है। उन सब की लाशें जंगल में सड़क किनारे पे पड़ी हैं। ये तो बड़ा अनर्थ हुआ भाई। इस पिशाच ने तो सबका जीना हराम कर दिया है। पिशाच के गांव में तथा उसके आसपास बढ़ते खौफ और खतरे को देखते हुए गांव वालों को गहरी चिंता होती है और वे पिशाच से छुटकारा पाने का उपाय खोजने लगते हैं। देखो भाई, इस शैतान पिशाच का हम और अत्याचार नहीं सह सकते। अब तो इसे खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पर इसे खत्म कैसे किया जाए, इस बात का पता लगाना भी तो बहुत मुश्किल है। हाँ वो तो है, पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लोग सरपंच से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां आशु आ जाता है और कहता है, उस शैतान को खत्म करने की चिंता आप मुझ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसे मैं मारूंगा। उसे मारकर मुझे अपने बापू की मौत का बदला लेना है। तू अभी बच्चा है बेटा, और वो एक दरिंदा पिशाच है, इसलिए उसको मारने की सोचने के बजाय उससे बचने की बात सोच, समझा? मैं नहीं डरता उससे, देखना एक दिन उसे जरूर मारूंगा। एक रात आशु सो रहा होता है कि तभी उसे एक सपना आता है। सपने में आशु रो रहा होता है और एक महात्मा उसे पिशाच को मारने का उपाय बताते हैं। उस पिशाच ने मेरे बापू को मार डाला, अब मैं भी उसे मार डालूंगा। हाँ, केवल तुम ही मार सकते हो उस पिशाच को। पर मैं उसे कैसे मारूंगा महात्मा जी? बेटा, तुम पहाड़ी वाले शिव मंदिर पे जाओ, वहां तुम्हें एक सुनहरा त्रिशूल मिलेगा। तुम उस त्रिशूल को ले आओ और जब भी तुम्हें पिशाच दिखे उस त्रिशूल से उसे मार डालो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कल ही वो त्रिशूल ले आता हूँ। आशु अगले ही दिन पहाड़ी पर जाकर शिव मंदिर से वह सुनहरा त्रिशूल ले आता है और उसे अपने साथ रख लेता है। उसके हाथ में त्रिशूल देखकर कई गांव वाले पूछते हैं, अरे आशु, ये त्रिशूल कैसा? संन्यास ले लिया क्या बेटा? ये त्रिशूल नहीं, उस पिशाच का काल है काल। देखना, मैं इस त्रिशूल से उसे मार डालूंगा। एक बार कहीं दिखाई तो दे। आशु अभी बातें ही कर रहा था कि तभी किसी की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। अरे सुनो, अरे भागो भागो भागो, गांव में पिशाच आया है। अरे उसने कई लोगों को मार दिया है, अरे भागो। यह सुनते ही गांव वालों में भगदड़ मच जाती है और सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। मगर आशु निडर होकर पिशाच के सामने जा खड़ा होता है। तो उस दिन बच गया था, पर आज नहीं बचेगा। आज मैं तेरे बाप की तरह तुझे भी मार डालूंगा। आज तू नहीं मारेगा, आज तो मैं मारूंगा तुझे। ये त्रिशूल देख, ये तेरी मौत है। बहुत खून पी लिया तूने गांव वालों का, अब तू खत्म।
तू आगे तो बढ़ एक बार, फिर देख मैं तेरा खून कैसे पीता हूँ। यह कहकर पिशाच आशु को पकड़कर उसकी गर्दन दबोचने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी समय आशु त्रिशूल से उस पर वार कर देता है। त्रिशूल सीधे पिशाच के पेट में जा घुसता है और उसके शरीर में आग लग जाती है। उसका शरीर अंगार बनकर इधर उधर बिखरने लगता है। हे, अरे देखो, शैतान मर गया शैतान। मैंने इस पिशाच को मारकर अपने बापू की मौत का बदला ले लिया। गांव वाले आशु की इस बहादुरी की बहुत प्रशंसा करते हैं और उसको सब गांव वालों का बहुत प्यार मिलता है। उस दिन के बाद गांव वाले आशु को सिर आंखों पर बिठाकर रखते हैं और उसको अपनी सगी औलाद की तरह ख्याल रखने लगते हैं।